हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। और आज का टॉपिक है शासन प्रणाली। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हम सबको पता है कि घटना चक्र में पहले टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं एंड उसके बाद सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम सेम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शासन प्रणाली। राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र है यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति जो है वो एक व्यक्ति में समाहित होती है, ठीक है। जो राज मुकुट धारण करता है वह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है, ठीक है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता जो है वह थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल का प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक। प्रजातंत्र, वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप क्या है? प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र जो है यह वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, ठीक है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिनमें प्रमुख हैं संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, ठीक। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य जो है वह राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत जो है वह संप्रभु नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, भारत में कौन सा शासन प्रणाली अपनाया गया? संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है क्या कि संसदीय शासन प्रणाली है उसको क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व जो है वह विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अभी हमारे यहाँ क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। अब हम जानते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वह वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। तो ध्यान में रखिए कि हमारे देश में, भारत में है संसदीय शासन प्रणाली, वहीं अगर हम बात करें अमेरिका की तो वहाँ है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता, ठीक। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता विकेंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र ही होती है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जो है वह जनता है, ठीक है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है।
अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है और इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति जो है वह आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, जिसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी विलियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। ठीक, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद भी कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है और यह कथन केसी विलियर का है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, फर्स्ट है कि व्यक्तियों का एक समूह जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। बिल्कुल सही है। ठीक, सेकेंड है कि एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करते हैं, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने एवं अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। ये गलत हो जाएगा। थर्ड है कि बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है, ऑप्शन डी है कि एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। यह भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है। ठीक है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं व्यक्ति या जनसंख्या अर्थात जनता, सेकेंड है सरकार या सत्ता, थर्ड है निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग एवं फोर्थ है संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णयन के संदर्भ में स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संप्रभुता। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। क्या क्या? यहाँ देखिए, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, शासन या सत्ता और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता जो है वह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। भारत जो है यह राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसदात्मक। शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। किसका अनुसरण करते हुए? ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो है वह कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें फर्स्ट है कि संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सेकेंड है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ये सही है। ठीक है। संसद सरकार जो है वह क्या होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। एंड उसके द्वारा हटाई जा सकती है, सही है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है और यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। इसमें वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियां जो है वह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और वह किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन में। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। भारत में देखिए, दोनों, ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है और भारत में भी संसदीय प्रणाली है, लेकिन दोनों एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। कैसे? फर्स्ट है कि वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ये तो दोनों में है। ठीक है। भिन्न हमसे पूछा गया है, अलग कैसे है? सेकेंड है सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी गलत, ये तो दोनों में है सेम। द्विसदनीय विधायिका, ये भी दोनों में सेम है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, ये सही होगा। इस मामले में क्या है? भिन्न है, अलग अलग है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। ठीक है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? फर्स्ट है कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति जो है वह परिसीमित है, ये सही हो जाएगा। सेकेंड है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहाँ संसद की सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है।
जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। ठीक है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति जो है वह लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारतीयवाद में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या साँचे या ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है। और इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, पूछा गया है। फर्स्ट है कि संसदीय सरकार, ये तो है। सेकेंड है अध्यक्षात्मक सरकार, ये नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है स्वतंत्र न्यायपालिका, ये है। एंड संघात्मक सरकार, ये भी है। हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अध्यक्षात्मक सरकार जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार, शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार, शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? फर्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति ही की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है। ठीक है, तथा यहाँ राष्ट्रपति जो है वह शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि फर्स्ट है कि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। सेकेंड है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। थर्ड है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। एंड फोर्थ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। हमसे पूछा गया है, कथन तो सही है ऐसा, लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि यह मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और यह अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है, और इस शासन व्यवस्था में संसद जो है वह विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, क्या लाभ है? फर्स्ट है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। ऑप्शन सी है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। एंड ऑप्शन डी है, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। तो संसदीय स्वरूप में शासन का प्रमुख लाभ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? फर्स्ट है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। थर्ड है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है। अनुच्छेद 75(5) में उल्लेख है कि मंत्री जो है वह बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद जो है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। ठीक है।
क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है और भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, एंड राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती है, एक है संसदीय और दूसरा है अध्यक्षीय। ठीक है, भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका जो है वह व्यवस्थापिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। फर्स्ट है कि ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायी जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, ये सही है। एंड ऑप्शन डी है कि उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हास्योन्मुख दशा है, यह गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार की अंतर्निहित सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है, किसमें? तो ये राष्ट्रपति में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। फर्स्ट है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। थर्ड है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। एंड फोर्थ है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1, 2 और 3। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, यह भी सही है। थर्ड है कि भारत में लोकतांत्रिक समाज है, यह भी सही है। एंड फोर्थ है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 1, 2, 3 और 4। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, बोला गया है। तो एक संविधान संगत सरकार, ये तो सही है। लोकतांत्रिक सरकार, ये भी सही है। विधि का शासन, ये भी सही है। सत्तावादी सरकार, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है और यहाँ गणतंत्र है, न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है और यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान से। ठीक, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है, अभिकथन है। एंड कथन है कि भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका प्रमाण भारत की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम, भारत के लोग, भारत को संप्रभु, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। ठीक है, भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही जो है वह सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत को अर्थात पिछड़ों में अग्रों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है बोला गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता या न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक समानता या न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत हो जाएगा। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत हो जाएगा। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है वह शासन सत्ता का संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है क्या? तो जनता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है।
जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है जो जनता के स्वामी न होकर सेवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? फर्स्ट है संविधान की कठोरता, सेकंड है एकल कार्यपालिका, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका, ठीक है, और इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? तो यहाँ देखिए, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति जो है वह राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है वह विधायिका से पृथक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि फर्स्ट है संविधान लिखित है, या यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार, ये सही है। प्रजातंत्र किस पे आधारित है? कि जनता सरकार को चुन सकती है, बदल सकती है, ठीक है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही या उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनावों समय समय पर चुनाव होते रहते हैं के माध्यम से सत्तारूढ़ दल या सरकार को पराजित कर हटा देती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है, ठीक है, और एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि जो है वह विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है और वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। फर्स्ट है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, सेकेंड है कि देश स्वतंत्र है, ऑप्शन सी है कि देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, ऑप्शन डी है देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। इससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है वह क्या है, परिसंघीय है, ठीक है। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघों और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो ये
अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण कहा जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से न्यून राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। ठीक, ब्रिटिश संसद जो है वह लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। कारण है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टता विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल सही है। कारण है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है एंड आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वह सुरक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुनिश्चित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद के उच्च न्यायालय राज्यसभा में राज्यों संगठन इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। ठीक है। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, बोला गया है। फर्स्ट है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये तो संघीय लक्षण है। ऑप्शन बी है कि पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी सही है। एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता तो है लेकिन ये संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ आपको बताना है भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एक एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। लिखित संविधान एकात्मक तत्व बोला गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, एकात्मक तत्व है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये एंड संवैधानिक संकट, एक सर्वोच्च न्यायालय, ये एकात्मक तत्व है ना। तो 4, 6 एंड 8।
4, 6 एंड 7 होगा। एक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय भी तो है हमारे पास, ठीक है। संवैधानिक संकट और 4, 6, 7 ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दिए गए सभी तत्वों में से क्रम संख्या 4, 6 एंड 7 पर उल्लिखित तत्व ही भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, ठीक है। हमारी राज्य व्यवस्था आधिकारिक रूप से परिसंघीय है, परंतु वह संघ सरकार की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति एवं अन्य कतिपय उपबंध, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध, अनुच्छेद 356 से 357, समवर्ती सूची और उसमें प्रगणित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति, अनुच्छेद 254, ठीक है। राज्यों का नाम और भूगोल, राज्य क्षेत्र बदलने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 3 और 4, राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियाँ, संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका, अनुच्छेद 368, अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारे राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, जिनके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से सुभिन्न हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व एंड अखिल भारतीय सेवाएं, 2, 3 एंड 5 ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है, संघीय व्यवस्था से पूछा गया है, ठीक है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। सेकेंड है कि एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। थर्ड है कि दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। एंड फोर्थ है कि विधायिकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसके इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा 1 एंड 2, ठीक है। यह संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एंड 2 है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, ठीक है। तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं, ठीक है। राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित अन्य अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है, संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। केंद्रीय शासन व्यवस्था या राज्य के एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं एकीकृत शक्ति, सरकार की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, संविधान का लचीलापन, एकल न्यायपालिका एवं संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आदि। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। बड़े देशों में संघीय व्यवस्था भी बेहतर कार्य कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। बिल्कुल सही है। सेकेंड कारण है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही एक मान्य स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता है तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए के सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। सी एंड डी दोनों सही है। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया और ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। सही है। कारण है कि विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। NRA की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत जो है वह राज्यों का संघ है जिसमें वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ एवं राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है, और भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कथन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। सही है। कारण है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और RA की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यदि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और RA का सही मान्य स्पष्टीकरण भी है। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कि इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। सेकेंड है कि इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ऑप्शन सी है कि यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। एंड ऑप्शन डी है कि यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है और इसके बृहद होने का कोई एक कारण नहीं है। ठीक है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। अतः सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं है, सभी सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? फर्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। यह सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? फर्स्ट है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। राज्य पद्धति की विशेषता पूछा गया है, तो ये तो है लेकिन ये नहीं है और गलत हो जाएगा। ये तो सही है। ठीक है, विशेष ये तो सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, ये भी है।
सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है, ठीक है, तथा भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कथन दिया हुआ है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, सही है। कारण है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, यह भी सही है। तो दोनों सही है, कथन और कारण, लेकिन सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है और इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246, 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल सही है। कारण है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है, ठीक है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक, और इसी कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान जो है वह अर्धसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केसी वियर ने, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ सूची 1 एंड सूची 2 को मिलान करना है। सहकारी संघवाद किसने से संबंधित है? ये किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। सौदेबाजी संघवाद मॉरिस जोन्स ने, ठीक है। अर्ध संघवाद केसी वियर ने, एंड केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद ये आइवर जेनिंग्स ने। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये केसी वियर का कथन है, ठीक है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन जो है वह केसी वियर का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और F.W. रिंग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध में निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि के पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। ठीक है, विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। विकास प्रशासन की अवधारणा से फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हेनरी फेयोल। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है। तो ये कथन दिया गया W.B. डॉनहम द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। W.B. डॉनहम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि अन्य विकल्प जो में प्रस्तुत तथ्य गणतंत्रीय अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्रीय प्रणाली के ही प्रारूप है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। फर्स्ट है शक्तियों का परिसीमन, सही है। सेकेंड है विधि के समक्ष समता, यह भी सही है। थर्ड है कि सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये गलत हो जाएगा। एंड डी फोर्थ है कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। प्रोफेसर डायसी ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण दिए हैं। विधि की सर्वोपरिता, इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के लिए सभी समान है और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। थर्ड है कि विधि भावना की प्रबलता, इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। किसी देश के संविधान का मुख्य उद्देश्य सरकार की प्रकृति और स्वरूप की एक रूपरेखा तैयार करना है।
संविधान देश में सरकार के आधारभूत सिद्धांतों, संरचना एवं प्रक्रियाओं की स्थापना के साथ व्यक्तियों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को परिभाषित करता है। चूँकि संविधान में किसी देश के बुनियादी मौलिक कानून निहित होते हैं, अतः यह सरकार के विभिन्न अंगों यथा विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के उत्तरदायित्व भी निर्धारित करता है। ठीक, विधायिका संविधान में दिए गए निर्देशों एवं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण करती है। ठीक है, और इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी देश के संविधान का मुख्य प्रयोजन सरकार की शक्तियों को परिभाषित एवं सीमाबद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। गलत हो जाएगा। सेकंड है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, केवल 2। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ है। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमित सरकार। परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। ठीक है, संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति का बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासनों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु यह पूर्णता एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशील, संवेदनशील और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें फर्स्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। ठीक है, समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। नेक्स्ट है कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? फर्स्ट है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, सेकेंड है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, थर्ड है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है, ये सही है। ठीक है, फोर्थ है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 3 सही है।
किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो होता है वो पॉकेट वीटो, मतलब उसके पास जो भी विधेयक आता है अपने पास रख लेता है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो उसको पॉकेट मतलब अपने पॉकेट में रख लेना के रूप में जानी जाती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास है। ठीक है, अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? जिसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट है कि अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सही है। सेकेंड है कि वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ये भी सही है। थर्ड है कि एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण तथा भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय जो है वह सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 312 में, जो कि संघ और राज्यों दोनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1970 के दशक में। ठीक, यद्यपि 1960 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीय से संघवाद की ओर 1970 के दशक 1970 से 1979 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।